हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण अंतर। ठीक है, तो कौन से अंतर है ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले है मुहावरे और लोकोक्ति का अंतर। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्ति का अंतर किस तरीके से लिखना है। फर्स्ट जो पॉइंट है, मैंने दो पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, दो में ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाएगा, 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का क्षेत्र सीमित होता है और लोकोक्ति का क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है, और अगर आपसे इसकी डेफिनेशन या परिभाषा भी पूछ ली जाए तब भी आप ये लिख सकते हो। उसके बाद आता है कहानी और नाटक। कहानी और नाटक ये वाले भी इम्पॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। तो कहानी का आकार छोटा होता है, नाटक का आकार बड़ा होता है। कहानी श्रव्य होती है और नाटक कैसा होता है, दृश्य होता है, दृश्य काव्य होता है। उसके बाद आता है नाटक और एकांकी में अंतर। तो नाटक में क्या होता है, अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। ठीक है, और नाटकों में पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। उसके बाद आता है जीवनी और आत्मकथा। तो जीवनी किसी महान पुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। और सेकंड पॉइंट है, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित है और आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। उसके बाद आता है तत्सम और तद्भव। देखो, तत्सम और तद्भव शब्द भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तत्सम कैसे शब्द होते हैं और तद्भव कैसे शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में जो कि त्यों हिंदी में लिए गए हैं, यानी कि संस्कृत से लिए गए हैं जो कि त्यों हिंदी में, जैसे अस्थि, सूर्य, भ्राता, इस तरीके से। और तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर, यानी कि संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रचलित हुए हैं, जैसे आगे, सूरज, भाई, इस तरीके से। उसके बाद आता है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, तो इन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र, यानी कि जो स्टार्ट से जुड़ा है, स्टार्ट पर ये ऐड हुआ है, तो प्र प्लस हार, तो क्या हो गया प्रहार। प्रत्यय जो अंत में, किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, जैसे अमर है, इसके पीछे ता अपन ने ऐड कर दिया तो अमरता, इस तरीके से। उसके बाद एक और है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। इसकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाता है ये। ठीक है, 3 नंबर में अधिकतर पूछा गया है, प्रीवियस इसमें पूछा गया है। ठीक है, और इसका अंतर भी आ जाता है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है, संपूर्ण राष्ट्र की भाषा। संपूर्ण राष्ट्र की भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा है। और किसी भी राज्य के द्वारा सरकारी कामकाज में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी है, राजभाषा है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इधर आप ऐड कर देना, राष्ट्रभाषा कहते हैं ऐसे करके। उसके बाद राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विस्तार होता है और राजभाषा का क्षेत्र जो क्या होता है, सीमित होता है। साहित्य अधिक संख्या में प्राप्त होता है, साहित्य कम संख्या में प्राप्त होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अंतर है वो है आपका देशज और विदेशी। ठीक है, तो वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है किंतु वे भारत में ग्राम्य क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, यानी गांव क्षेत्रों में बोली जाती है, भिन्न भाषा है। ठीक है, भिन्न भिन्न भाषा है। तो जैसे आपकी जो खिड़की हो गई, ठीक है, लकड़ी हो गई, झाड़ू हो गई, ये विदेशी शब्द कौन से हैं, वे विभिन्न शब्द जो विदेशी जातियों के संपर्क में आने से हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। जैसे अफसर हो गया, ठीक है, अंकल हो गया, चाय हो गया, कार्टून हो गया। उसके बाद जो आता है रूढ़ और यौगिक। रूढ़ और यौगिक ये भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे शब्द जो ना अन्य शब्दों के योग से बने हो और ना ही जिनके खंड हो सके, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण दिन, घर, किताब आदि। ठीक है, यौगिक क्या है, वे शब्द जिनका निर्माण अन्य शब्दों के योग से होता है तथा खंड भी होते हैं। जैसे रेलगाड़ी हो गया, तो रेल और गाड़ी अलग अलग है ना, प्रधान और मंत्री अलग अलग है, इस तरीके से, और इनके क्या है, खंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट अंतर बताया क्लास 12 हिंदी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी कर लेना आप लोग। ठीक है, और